तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर एमपीएसआई भर्ती 16 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें और सारी एग्जाम एनालिसिस की वीडियो भी आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जीके जीएस साइंस से शुरुआत करेंगे और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। सुबह वाली शिफ्ट का भी एग्जाम एनालिसिस हमने करवाया है, डिटेल में काफ़ी सारे प्रश्न बताए हैं, वो भी आप लोगों को देख लेना है। हर एक प्रश्न आपके लिए मददगार साबित होगा। चलिए, तो लक्षद्वीप को पहले अन्य किस नाम से जाना जाता था, यह प्रश्न पूछा गया है। तो पहले इसको हम अमीन दीवी कहते थे और इसके अन्य नाम भी हैं, आइए उनके बारे में आपको डिटेल से बता देते हैं जिससे दोबारा ये प्रश्न आए तो आप इसको आसानी के साथ में कर सकें। देखिए, तो लक्षद्वीप को पहले लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन दीवी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसे 1973 में इसका नाम बदल करके लक्षद्वीप कर दिया गया। इसे प्रवाल द्वीप यानी कि कोरल आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि यह छोटे छोटे समुद्री जीवों प्रवालों के कंकालों से बना हुआ है। ठीक है, तो 3-4 नाम इसके हो गए। पहले तो लाकाद्वीप हो गया, मिनिकॉय हो गया, अमीन दीवी हो गया। ठीक है, इसके अलावा इसे कोरल द्वीप भी कहते हैं, प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, मुख्य बिंदु की बात कर लें तो पुराना नाम यानी कि 1956 से 1973 तक इसका नाम ये थे लाकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीन दीवी। 1973 से नाम बदल करके लक्षद्वीप कर दिया गया जिसका अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। ये भी पूछा गया है, बहुत पहले एमपी पटवारी में पूछा था कि लक्षद्वीप का अर्थ क्या होता है, तो लक्षद्वीप का अर्थ है 1 लाख द्वीप। ठीक है, और अन्य नाम इसको हम प्रवाल द्वीप भी कहते हैं, कोरल आइलैंड भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न के बारे में बताने से पहले आपको बता दें कि भाई जिस तरह से एमपी पुलिस और एमपी आबकारी में अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले थे, उसी तरह एमपीएसआई में भी जलवा रहा है शुक्ला सर के नोट्स का और काफ़ी सारे प्रश्न अपने सुपर नोट्स से देखने को मिले हैं। तो अभी भी आपके पास ये मौका है, अभी भी आप सुपर नोट्स लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट 10 सब्जेक्ट के सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे, यानी कि इसमें आपको थ्योरी मिलेगी, एमसीक्यू मिलेगा और जितनी भी मैराथन सब तक हमने करा रखी है उन सबकी कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, पहले ये नोट्स 199 के मिल रहे थे, लेकिन अब इन नोट्स की प्राइस घटा करके 159 रुपये कर दिया है। 159 में आपको ये कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको लगता है सर हमें केवल मैराथन ही करनी है, तो मैराथन के बारे में आपको बता दें 500 प्रश्न हमने मैराथन में 500 प्रश्न सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के दे दिए हैं, 500 प्रश्न हिंदी के दे दिए हैं, 500 प्रश्न आपको हमने जो है ज्योग्राफी के दिए हैं, 550 प्रश्न हमने हिस्ट्री के दे दिए हैं, 550 प्रश्न हमने कंप्यूटर के दे दिए हैं और इसके अलावा एमपीजी के और करंट अफेयर और रीजनिंग इन सब के भी हमने 350, 400, 350, 400 करके सारे प्रश्न दिए हैं। ठीक है ना, इन जो पीडीएफ है, इन पीडीएफ से भी काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह ही हमने आपको दिखाया था और अभी इसमें भी आपको दिखाने वाले हैं कि जो कल शाम को हमने जो है साइंस वाली वीडियो कराई थी उसमें से सीधे सीधे प्रश्न आज देखने को मिला है, वो अभी लास्ट में आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप केवल ये मैराथन चाहते हैं तो ये मैराथन की पीडीएफ आपको मात्र 121 1-1 में आपको खाली मैराथन की पीडीएफ और स्पेशल टॉपिक की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप ये भी प्राप्त कर सकते हैं और आप कंप्लीट नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे अगर आपका कोई एग्जाम है तो आप कंप्लीट नोट्स ले लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। जैसे कि जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक इनका एग्जाम हो, आप ये कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ शामिल हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश सबकी कंप्लीट थ्योरी नोट्स भी रहेगा और सारी मैराथन भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ में जो लोग नोट्स लेंगे उनको ये जो हम एग्जाम एनालिसिस करवा रहे हैं इसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी और ये एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ नोट्स लेने वालों को ही दी जाएगी, यानी कि हम एमपीएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्राप्त कैसे करेंगे, तो ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी पर आप 159 रुपये का पेमेंट कर देंगे अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए। अगर आपको केवल मैराथन की पीडीएफ चाहिए, मैराथन और स्पेशल टॉपिक, तो मात्र 121 का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर, ऊपर व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7052547003, इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे पेमेंट का, तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और आपको एमपीएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको ये सारे एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ, इसके अलावा जितनी भी पहले की पीडीएफ है वो सब कुछ आपको सेंड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के इस ग्रुप में शामिल हो जाइए और शामिल हो जाइए सिलेक्शन की इस जंग में और 101% आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न ही दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में लगातार देखने को मिल भी रहे हैं, है ना। चलो शुरू करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखिए,
अगर टाइम इशू की बात करते हो तो टाइम का कोई इशू नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि देखो 500 प्रश्न आप मुश्किल से बहुत टाइम लगाएंगे तो 1 घंटे में आप 500 प्रश्न पढ़ सकते हैं ना। तो इस तरह से 500 प्रश्न सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट करके जाएंगे तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ में जाएंगे, है ना। तो कम समय में आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति स्पेशली फांसी की सजा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान कर सकता है। तो आर्टिकल 72 आज आपसे पूछा गया था, यानी आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान जो है कर सकता है ना। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 में किया गया है, जो उन्हें कुछ मामलों में सजा को माफ करने, निलंबित करने, राहत देने या कम करने का अधिकार देता है, खास करके मृत्युदंड और कोर्ट मार्टल से जुड़े मामलों में। ठीक है, तो यहाँ पर मृत्युदंड को ये माफ कर सकते हैं, फांसी की सजा को माफ कर सकते हैं, और यही आज आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। 1 मिनट, कुछ स्पेशल आपको बता देते हैं, मुख्य बातें वो देख लो। देखो अनुच्छेद 72 के महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न 2 बार अभी इसमें यही राष्ट्रपति वाला प्रश्न 2 तरीके से पूछा गया। एक तो ये क्षमादान 72 पूछा है, और एक और आपसे सिंपल पूछा गया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर क्षमादान देना है तो इनमें से कौन क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति दिया था, और मुख्यमंत्री दिया था, प्रधानमंत्री दिया था, और एक और कोई अधिकारी दिया था। इसमें भी आपको पता है केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल 2 लोग ही क्षमादान कर सकते हैं ना। तो 2 तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया था। चलो, तो अगर क्षमा यानी पार्डन की बात करते हैं तो अपराधी को सभी दंडों से पूर्णतः मुक्त कर सकता है राष्ट्रपति 72 के तहत। दंडादेश का निलंबन यानी कि सजा को अस्थायी रूप से रोक सकता है। दंडादेश का परिहार यानी सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर सकता है, और राहत भी दे सकता है, सजा के प्रकार को बदलना, जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है। तो ये इतना डिटेल में आपको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं पता है, क्योंकि कथन निष्कर्ष करके भी पूछा जा रहा है ना। 4-5 आपको ऐसे दे देंगे लाइन बनाकर, फिर बोलेंगे बताइए इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसलिए आपको पूरा डिटेल में हम सॉल्व करवाते हैं। इसका पूरा फायदा उठाइए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, और नोट्स लेकर के इसकी आराम से पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, ये पूरा हमने बता रखा है, ये आप आराम से पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। चलिए देख लीजिए, अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों के अधिकार से है, जो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए एक गारंटी देता है और नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ये हमने आपको बताया था कि नहीं बताया था, सिविक्स की जब हम मैराथन नंबर 2 करवा रहे थे तब हमने आपको इसके बारे में बताया था कि भैया बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, और नेहरू जी ने जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बताया था, और ये प्रश्न आज सेम टू सेम वैसे का वैसा रखा हुआ मिला है। आप नागरिक शास्त्र के 500 प्रश्न वाली पीडीएफ उठाकर देख लेना, उसमें आपको ये प्रश्न मिलेगा। ठीक है भाई, चलो अब क्या ये राहत देता है, जैसे न्यायालय रिट जारी कर सकता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है, परमादेश जारी कर सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये एज इट इज प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए अल्पसंख्यक वाला, ये भी अपने पीडीएफ से सीधे सीधे पढ़ा है। उन 500 प्रश्नों में से ही आपको मिल जाएंगे सारे नागरिक शास्त्र के प्रश्न, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, उनको आराम से, जिनके पास वो पीडीएफ है अच्छे से पढ़ करके जाओ, उसी में से मिलेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं हुए। अल्पसंख्यक के हितों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 29 में किया गया है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के धार्मिक और भाषाई के हितों की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 29 उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि के संरक्षण का अधिकार देता है और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से भेदभाव से बचाता है, जबकि अनुच्छेद 30 उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रबंधित करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों के बारे में आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 29 के बारे में पूछा गया, तो अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है आर्टिकल 29। कैसे? 2 खंड में करता है। भारत के नागरिकों को किसी भी वर्ग जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उन्हें बनाए रखने का अधिकार देता है, खंड 1। खंड 2 क्या करता है? राज्य द्वारा संचालित या राजनिधि से प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 29 का खंड 1 हो गया, खंड 2 हो गया। ठीक है, ये आपको डिटेल में समझा दिया। आगे बढ़ लेते हैं भाई। वीडियो पसंद आ रहा तो फट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 1952 का चुनाव वाला बहुत पूछा जा रहा है। आज सुबह 3 युद्ध अभ्यास पूछे गए हैं ना, तो हो सकता है कल भी आपसे युद्ध अभ्यास पूछे जाए। तो आज आपके लिए हम युद्ध अभ्यास की 2025 के जितने भी अपडेटेड कंटेंट हैं युद्ध अभ्यास वाले, वो आज हम वीडियो बना करके अभी डाल देंगे, या कल सुबह आपको 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाएगी। ठीक है ना। चलो, तो पूछा गया है 1952 के हुए चुनाव में विंध्य प्रदेश की अध्यक्षता किसने की थी। तो महाराजा मार्तंड सिंह जो है वो विंध्य प्रदेश की अध्यक्षता की थी, यानी अध्यक्षता का अर्थ है कि वो राज्यपाल थे। पूरी जानकारी देख लीजिए। 1952 के विंध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद शंभूनाथ शुक्ल
नए मुख्यमंत्री बने। पहली बात, मुख्यमंत्री कौन बने? शंभूनाथ शुक्ला, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के टिकट पर चुनाव जीता था। जबकि विंध्य प्रदेश की अध्यक्षता यानी कि राज्यपाल वो कौन थे? महाराजा मार्तंड सिंह थे, जो रीवा के शासक थे। इन दोनों में डिफरेंस है। मुख्यमंत्री शंभूनाथ शुक्ल और अध्यक्ष कौन बने? महाराजा मार्तंड सिंह। ठीक है, ये आपको बता दिया है। और चुनाव कब हुए थे? मार्च 1952 हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का संस्थापक कौन था? तो देखो, स्पेशली कोई संस्थापक नहीं है ना महायान का, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जिन्होंने कोई भी शाखा होगी तो उसकी स्थापना तो करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास होता है। तो मुख्य रूप से नागार्जुन को इसका संस्थापक माना जाता है। अब देखो, तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का कोई एक निश्चित संस्थापक नहीं, पता ही नहीं चल पाया था, बल्कि इसका विकास हुआ, जिसमें नागार्जुन, अश्वघोष, असंग जैसे प्रमुख दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिसमें नागार्जुन को महायान दर्शन के संस्थापक और असंग को महायान संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। अगर दर्शन की बात करें तो आप नागार्जुन को मानेंगे, अगर संप्रदाय की बात करें तो आप असंग को मानेंगे। दोनों में से एक ही आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। जो सम्राट कनिष्क के शासन काल में उभरा और बुद्ध को एक दिव्य स्वरूप के रूप में पूजने लगा। इन लोगों ने बुद्ध को दिव्य स्वरूप के रूप में पूजना प्रारंभ कर दिया था। तो अगर हम मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो महायान का उदय पहली शताब्दी ईस्वी में हुआ, खास करके कुषाण सम्राट कनिष्क के समय पर हुआ था। यह महासंघिकों के विचारों से विकसित हुआ था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया 11वां ग्रीन एनर्जी सम्मेलन। इससे दो प्रश्न पूछे गए हैं और ये दो तरह से पूछा गया। पहली बात, एक तो भारत वाला पूछा है और एक दुबई वाला पूछा है। दो जगह पर हुआ था, दोनों पूछा गया है। ये पूछा है 11वां ग्रीन एनर्जी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई में हुआ था। कब हुआ था, आइए देख लेते हैं। तो 11वां ग्रीन एनर्जी सम्मेलन, जिसे हम वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहेंगे, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 1 से 2 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया, यानी कि ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, जिसका विषय प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना था। वहीं इससे पहले भारत में भी 2023 में भी एक 11वां हरित ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। फिलहाल अगर ये पूछा गया कि कहाँ पर हुआ था 2025 में, तो ये दुबई में हुआ है। अब देखो, इसका आयोजन किसने करवाया था, वो भारत वाला पूछा है, तो वो आगे आपको बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सबको पता है, कई बार आपको बता रखा है और टॉप 500 नागरिक शास्त्र के पीडीएफ में दिया भी गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। देखिए, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए नियुक्त किया था। भारत के संविधान के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। मुख्य बातें देख लीजिए। तो गठन, संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया था। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। उद्देश्य, संविधान का पहला मसौदा तैयार करने के लिए इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। अन्य सदस्य देख लीजिए, कभी कभी अन्य सदस्य पूछते हैं, तो N गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव और TT कृष्णाचारी, ये लोग इसमें शामिल थे। ठीक है भाई, आगे पूछा गया भारत के जलमार्ग की टोटल लंबाई कितनी है, तो 2 लंबाइयां दी गई होंगी। अब 2 में से आपके ऑप्शन में एक ही दिया होगा, आइए डिटेल में देख लेते हैं। तो भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग यानी कि इनलैंड वाटरवेज की बात करें तो कुल नौगम में लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है, या तो ये दी गई होगी, या जिसमें नदियां, नहरें, बैकवाटर और खाड़ियाँ शामिल हैं। और सरकार ने 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित किया है, जिनकी कुल लंबाई 20,375 किलोमीटर से अधिक है, जिसका उद्देश्य परिवहन को बढ़ावा देना। तो इन दोनों में से केवल एक ही आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, या तो 14,500 दिया होगा और ज़्यादातर चांस है 14,500 दिया गया होगा, ठीक है, या 20,375 दिया गया होगा। जैसे आज सुबह प्रश्न पूछा गया था कि भारत की कोयला राजधानी किसको कहते हैं, है ना। तो देखो, अगर MP की बात करें तो वो सिंगरौली हो जाएगा, लेकिन अगर भारत की बात करते हैं तो आप झारखंड लगाएंगे, और झारखंड में भी जो है एक शहर है, अभी हमने सुबह ही बताया था, दिमाग से निकल रहा है, तो उस शहर को जो है लगाया जाएगा, स्पेशली झारखंड को ही मानेंगे। ठीक है, चलो, अनुमानित लंबाई की बात करें तो 14,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें तो भारतीय संसद ने 2016 में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की घोषणा की है, जिनकी कुल लंबाई 20,375 वर्ग किलोमीटर है, और ये 24 राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, उपयोग, इनमें से लगभग 5200 किलोमीटर नदियों और 4,000 किलोमीटर नहरों का उपयोग मशीनीकृत जलयानों के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, 11वां ग्रीन एनर्जी सम्मेलन आ गया है, ये भारत वाला है। ठीक है, शिखर सम्मेलन है। ये कौन सा, ये शिखर सम्मेलन है। शिखर लगा है यानी भारत वाला, और नॉर्मल वाला दुबई में है। तो 11वां ग्रीन एनर्जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया था, तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि ICC ने करवाया था। देखिए, तो 11वां हरित ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये भारत में हुआ था। आयोजक कौन था, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स था।
कब हुआ था? तो 24 फरवरी 2023 को हुआ था। स्थान इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में हुआ था। उद्देश्य हरित अर्थव्यवस्था को साकार करना, कार्बन बाजार और प्रौद्योगिकी पर चर्चा करना, इसके लिए इसका आयोजन किया गया था। अगला देखिए, आयोग से पूछा है पुंछी आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। देखो, पुंछी आयोग का संबंध मुख्य रूप से केंद्र राज्य संबंधों से के क्षेत्र से है, जिसका गठन भारत सरकार ने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के विभाजन के लिए समीक्षा करने के लिए 2007 में किया था, ताकि सहकारी संघवाद को मजबूत किया जा सके और नए मुद्दों की सिफारिशें पेश की जा सके। तो मुख्य बिंदु देख लीजिए, 2007 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों में मौजूदा व्यवस्थाओं, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं की जांच करना, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधानों, बंटवारों जैसे मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखिए करंट अफेयर का पूछा है 2025 क्रिकेट वुमेन वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। बताइए कौन सी टीम इस बार का क्रिकेट वुमेन वर्ल्ड कप जीती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको पढ़ा रखा है करंट अफेयर में। 2025 वुमेन वर्ल्ड कप 50 ओवर के क्रिकेट टूर्नामेंट का 13वां संस्करण था। पहली बात, कौन सा संस्करण था? 13वां था। और इसमें 8 टीमों ने प्रतिस्पर्धा किया। सह मेजबान भारत अपनी टीम का ऐलान करने वाली पहली टीम थी। सबसे पहले भारत ने ऐलान कर दिया कि भैया ये रही हमारी टीम और हम ही जीतेंगे ये वर्ल्ड कप, और भारत ये वर्ल्ड कप जीत गया था। ठीक है, तो 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। आगे, इलाहाबाद संधि किस युद्ध के बाद में समाप्त हुई? यानी कि किस युद्ध के बाद में इलाहाबाद की संधि हुई थी? तो ये बक्सर युद्ध के बाद में हुई थी। देखिए, इलाहाबाद की संधि बक्सर की युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी, जो 1764 में लड़ा गया था और 1765 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी यानी कि राजस्व संग्रहण अधिकार जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए, जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो ये इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। परसों हमने ये बक्सर का युद्ध करवाया है, अगर आपको ध्यान हो, हिस्ट्री वाली पीडीएफ में देख लेना। बक्सर का युद्ध हमने कहा था, बक्सर का युद्ध। ठीक है, हेक्टर मुनरो जो है वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, ये भी हमने आपको बताया था। ट्रैक्टर से हेक्टर करना है, ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो देखो प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहा, आप आराम से पीडीएफ से पढ़िए, आपको प्रश्न मिलेंगे। चलो, तो 1665 में हो गई भैया। 1765 में हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से थे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन लोगों ने जो है हस्ताक्षर किए थे। परिणाम क्या हुआ? कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा से कर वसूलने का अधिकार मिला और अवध के नवाब को क्षतिपूर्ति देनी पड़ी, जिससे भारत में ब्रिटिश शक्ति की स्थापना हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भैया कल ही कराया है। कल सुबह हमने जो टॉप 80 क्वेश्चन कराए हैं एप्टेक वाले, उसमें देखना जो लास्ट वाला प्रश्न है वो हमने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ही करवाया है। ठीक है, देख लेना, और पीडीएफ आपको दी है, वहाँ पर भी देख लेना। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? बताता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी, अंगूठा चालक पर लगने वाले फोर्स यानी बल की दिशा को बताता है। यह नियम विद्युत मोटरों में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है, और यही पूरा हमने आपको कल ही कराया था और आज ये आपके एग्जाम में आ गया है। तो वो वाली साइंस वाली पीडीएफ भी थोड़ा सा देख करके जाना, जो आज सुबह हमने ग्रुप में डाली है एमपीएसआई वाले में। अगला देखो, कोयला वाला बहुत पूछ रहे हैं, किन नदियों को कोयले की खान कहा जाता है? और एक प्रश्न अभी भी मिला है, अभी बोला गया था कि उसमें ये पूछा गया था कि सर वो जो मतलब कुछ नारे थे और कुछ घटनाएं थी जिनको जोड़ने वाला आया था, कि इनकी डेट दी गई थी और पूछा गया था कब कब कैसे कैसे हुआ था। उसमें कहा था करो या मरो का नारा किसने दिया था? सामने महात्मा गांधी दिया गया था। ठीक है, फिर बोला गया चौरा चौरी कांड कब हुआ? सामने 1922 दिया गया था। तो हमने कल ही आपको बताया था परसों वाली वीडियो में, 1922 में गोरखपुर में जो भीड़ ने थाने को जला दिया था, चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी। ये पूरा हमने परसों ही आपको पढ़ाया है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न भी आज पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, देखो पूछा है किन नदियों को कोयले की खान कहते हैं? दामोदर नदी, गोदावरी, महानदी और सोन, इन नदियों को कोयले की खान कहा जाता है। क्यों कहते हैं? देखो, कोयले की खान कोयला क्षेत्र किसी नदी के नाम पर नहीं बल्कि नदी घाटियों में पाई जाती हैं। भारत में दामोदर, गोदावरी, महानदी और सोन जैसी प्रमुख नदियों की घाटियों को कोयले की खानों का गढ़ कहा जाता है। जैसे रानीगंज जो कि दामोदर घाटी में है, झरिया ये भी दामोदर घाटी में है। तो प्रमुख कोयला उत्पादक घाटियाँ जो मध्य प्रदेश में मतलब भारत में हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये सारी हैं, आराम से पॉज करके वीडियो पढ़ लेना। दामोदर है, गोदावरी है, महानदी है, सोन घाटी है। कहाँ कहाँ पर है ये भी हमने आपको बता दिया है। आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से पढ़िए, और जब नोट्स लेंगे तो आराम से पीडीएफ में पढ़ लेना। ठीक है भाई, अब चलो आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की।
तो मैथ भाई 2-3 नंबर का आ रहा है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, रीजनिंग थोड़ी ज़्यादा आ रही है, ठीक है। सुबह 18 नंबर की आई थी, इसमें थोड़ी सी 12-13 के आसपास आई है। इसमें पॉलिटी वही नागरिक शास्त्र के प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, सुबह भी ज़्यादा आए थे, इसमें भी ज़्यादा आए थे, इसीलिए आपसे कह रहे हैं सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के पूरा कंप्लीट PDF ले लीजिए। उसमें सिविक्स और नागरिक शास्त्र वाला जो PDF दिया है 550 प्रश्न अच्छे से पढ़ करके जाना। देखो प्रश्न है, 17 गेंद को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। एक गेंद का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया था। फरहीन समान चाल के 7/11 भाग से चलती है, तो यात्रा को तय करने में समय का कितना प्रतिशत समय जो है लगेगा। इस तरह के 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे। बाकी एक प्रश्न लाभ हानि का जो हमने अभी आपको बता ही दिया है। उसके बाद में अगर रीजनिंग की बात करते हैं, ऑर्डर रैंकिंग से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दिशा और दूरी से 2 प्रश्न हैं, डायरेक्शन वही एक ही बात हो गई, मानसिक अभिरुचि के 2 से 3 प्रश्न हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का 1 प्रश्न पूछा है और स्थान परिवर्तन के भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं और साथ ही साथ में नेक्स्ट आकृति कौन सी आएगी ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका रीजनिंग का पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगर हिंदी की बात करते हैं तो भैया पूछा गया है ईमानदार में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो दार प्रत्यय लगेगा जो कि अरबी फारसी प्रत्यय आपका हो जाएगा। मानक भाषा का क्रम पूछा गया था, अब ऑप्शन मिला होता तो सही बता पाते कि मानक भाषा के बारे में क्या पूछा था। बाकी वर्णमाला से 1 से 2-3 प्रश्न आपके वर्णमाला से पूछे जा रहे हैं। सुबह वाले में री का उच्चारण स्थान पूछा था, इसमें भी उच्चारण स्थान पूछा गया है, ठीक है। तो भाषा, मानक भाषा और हिंदी भाषा का विशेषताएं ये थोड़ा सा आपको देख करके जाना है। संधि, समास और ये अभी नहीं पूछा गया, अलंकार, रस, छंद वगैरह नहीं पूछा है, लेकिन आगे जरूर पूछा जाएगा। तो 550 प्रश्नों की PDF हमने हिंदी वाली दी है, उसको अच्छे से पढ़ करके जाना, उसी में से आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो इंग्लिश की बात करते हैं तो करेक्ट द सेंटेंस, इंग्लिश के 350 प्रश्न आपको दिए हैं, वो थोड़ा सा अच्छे से कर जाना, क्योंकि उसमें जो हमने लगभग 180 प्रश्न कराए हैं उसके नीचे रूल भी दे रखे हैं हमने कि भैया अगर इसमें ये गलती है तो क्यों गलती है, तो वो पूरा डिटेल में बता रखा है। तो वो आप पढ़ जाएंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, सारे नियम का रिवीजन हो जाएगा। वोकैब की अलग से PDF दे रखी है, हालांकि जो 350 में ऐड करके दिया है हमने आपको, सारे जो क्वेश्चन है वोकैब वाले वो भी इसी में ऐड है, ठीक है ना। देखो करेक्ट द सेंटेंस के 2 प्रश्न, एंटोनिम का 1 प्रश्न, सुबह नहीं आया था एंटोनिम सिनोनिम, इसमें आया है। 2 प्रश्न एरर के पूछे गए हैं। ईडियम्स 1 पूछा गया है, जंप ऑन द गन, ये ईडियम आज आपका पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, होमोनिम्स के 1 प्रश्न जो है आपका होमोनिम्स का आया है। कंप्यूटर की बात करते हैं, 7 से 8 प्रश्न कंप्यूटर क्या है, कुछ मेमोरी यूनिट क्या है, कुछ आपके इंटरनेट साइबर सिक्योरिटी से पूछे गए हैं। एक पूछा था गूगल सर्च इंजन में रैंकिंग से जुड़ा हुआ, एक प्रश्न आया था गूगल सर्च इंजन का। अगला, इंटरनेट को कौन से कनेक्टर से कनेक्ट करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। बाकी आपका वही साइबर सिक्योरिटी और इस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए हैं इंटरनेट से, मेमोरी यूनिट से। चलिए, तो ये आज का एनालिसिस है सेकंड शिफ्ट का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों के पास में, ठीक है, जिनको जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए। बाकी अभी कॉपी तो इसकी सब लोग कर ही लेंगे, आपको देखने को मिल ही जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आप व्हाट्सअप करके तुरंत नोट से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।